So beginning with the general guidelines, the first thing that you need to do is remove any fear of writing. ठीक है? It's just a language. The way you write Urdu, you have to write English. ठीक है? Paucity of length of ideas का मसला ये होता है कि people can't think in English. तो अगर आपका ये मसला है तो वो भी हम बाद में देख लेंगे. अच्छा जी, ऐसे होता क्या है? ऐसे इज सिंपली अ ट्रेन ऑफ थॉट जो आप राइटिंग में फॉर्मली लिखते हैं, और वो किस लिए होती है? वो किसी को कोई चीज बताने के लिए होती है. ठीक है? तीन किस्म की चीजें होती हैं बेसिकली: डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव. आप जब भी किसी को कोई चीज बता रहे होते हैं, या वो एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है कि मैं वहां गया, मैंने ये किया, नहीं इस चीज में ये है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन होती है किसी चीज की डिस्क्रिप्शन. जिस तरह आपने कोई चीज खरीदी, आप किसी को बताएंगे कि आई बॉट दिस, उसका कलर ये है, उसका ये, तो ये डिस्क्रिप्टिव होगी. दूसरी होती है नैरेटिव, कि आपने कुछ किया, ठीक है, और आप किसी को सुना रहे हैं कि आपने क्या किया. और तीसरी है ये आर्ग्यूमेंटेटिव, कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि कोई चीज कैसी है, ऐसी है तो क्यों है, और आप आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं. तो सीएसएस का जो एसे है, इट्स मोर और लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री एसेज, जो कि डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव तीनों को कवर कर रहा होता है. ठीक है? अब आते हैं आपके एक्चुअल एसे पे. मैं फर्स्ट टाइम इस मशीन पे कर रहा हूँ, तो काइंडली बेयर विद मी, सॉरी. अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एक ऐसे की बेसिक चीजें क्या हैं. एक ऐसे आप स्कूल में भी लिखते थे, एक ऐसे आप कॉलेज में भी लिखते थे. सीएसएस में जो ऐसे है उसमें क्या चीज डिफरेंट है? पहली चीज कि आपका टाइम जो है इट्स फॉर 3 आवर्स, और 2500 वर्ड्स उन्होंने लिखा हुआ होता है. लेकिन एक जनरल जो इंसान अच्छी राइटिंग क्वालिटी वाली कर सकता है, वो इट्स अराउंड 1800 टू 2000 वर्ड्स. वरना फिर उसकी राइटिंग खराब होती है, या फिर उसके आइडियाज जो होते हैं उनमें से क्वालिटी खत्म हो जाती है. ठीक है? तो इस बात को आप जहन से निकाल दें कि आपने 2500 वर्ड्स लिख के आने. ठीक है? एक्सपैंडिंग थॉट एंड आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन हैंड, ये सारी होती है किस बात पे डिपेंड करती है ये चीज, कि आपने कितनी लेंथ का ऐसे लिखना है, या आपने कितने आइडियाज उसमें लिखने हैं, लेंथ ऑफ टाइम पे. ठीक है? तो 3 आवर्स में मैंने आपको बता दिया कि 5 पैराग्राफ्स अगर आप बड़े बड़े लिख लें, तो आपके 7 साइड्स बन जाती हैं आपकी एक ऐसे की. जो आपको शीट्स देते हैं पेपर के लिए, उसकी 7 साइड यानी कि 3.5 पेज. और ये सिर्फ तब अगर आपके ऐसे में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी हो. अच्छा, एक्सपैंड किस तरह करते हैं थॉट्स को, आइडियाज को, इसकी हम बात करेंगे आगे. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स. अब जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको किसी टॉक शो में बुला लूं, मैं आपसे कहूं कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो आपके पास, और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5 मिनट है, तो अब आप यहाँ से नहीं शुरू करेंगे कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया. आप टाइम को देखेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है बताना और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है. किसी का माइक ऑन है आई गेस. अच्छा. फिर आप जब एक आर्गुमेंट बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो उसको किस तरह बिल्ड करते हैं. टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, 2016 का टॉपिक था, मैंने यही अटेम्प्ट किया था, तो आप उसको स्टार्ट किस तरह करेंगे और कितनी डेप्थ में जाएंगे, और फिर उसको कंक्लूड किस तरह करेंगे. कंक्लूड बेसिकली बात सारी ये है कि आपकी जब थॉट्स में कोई अब्रप्शन नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि एक मिनट में आप कोई बात कर रहे हो और दूसरे मिनट में आप कोई और बात कर रहे हैं. ठीक है? फिर एक और बड़ी मेन चीज़ है नो योर ऑडियंस. अगर आपकी ऑडियंस सीएसएस को चेक करने वाले टीचर्स हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने 25,000 ऐसे चेक करने होते हैं. आई एम स्पीकिंग मेटाफोरिकली. ठीक है? तो अब इतने ज़्यादा एसेज में ऐसी क्या चीज़ होगी कि उनको कोई ऐसे अट्रैक्ट करेगा. तो उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नो योर ऑडियंस. आप एक ऐसा ऐसे लिखेंगे इंशाल्लाह जो स्टैंड आउट करेगा सब. फिर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लीजिबल होनी चाहिए. हम लोग क्या करते थे कि शुरू के जो 1-2 पेजेस हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखते थे. ठीक है? और बाद में बेशक हम अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग पे आ जाते थे. ठीक है? ग्रामर की गलतियाँ, स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके मार्क्स फ़ौरन डिडक्ट होते हैं. मैंने यहाँ तक सुना है कि पहली मिस्टेक पे जो मार्क्स कटते हैं, दूसरी तीसरी पे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं. ठीक है?
दिस इज देयर वे ऑफ चेकिंग द ऐसे, मतलब उनके लिए आसानी हो जाती है, बिकॉज जो बंदा सीएसएस का पेपर में गलती कर रहा है कोई सेंटेंस की या ग्रामर की, तो उनको फिर आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे का लेवल क्या है। तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी है क्रोनोलॉजी, कि आपका जो ऑर्डर है एक थॉट्स का, ठीक है, वो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर आप सूबों की बात करें, ठीक है, उसके बाद आप पाकिस्तान की बात करें, और उसके बाद आप दुनिया की बात करें, ये एक बड़ा फीजिबल सा समझ में आने वाला ऑर्डर है। लेकिन अगर आप पहले दुनिया की बात करें, फिर आप रशिया की बात करें, फिर आप एकदम से बलूचिस्तान पे आ जाते हैं, फिर आप वापस छलांग मारते हैं पाकिस्तान पे, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, ये कुछ जनरल सी बातें थी, आई होप आप सबको समझ में आ रही होंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि एक्चुअली ऐसे होता क्या है। आउटलाइन, आप लोगों को पता ही होगा कि आउटलाइन होता क्या है। मैं आपको अब जरा फॉर्मली बताता हूँ कि एक आउटलाइन होती क्यों है और क्या होती है। जब आपका ऐसे बड़ा हो जाता है, जिस तरह आपकी एक बुक होती है, उसके शुरू में कंटेंट्स होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि इतनी बड़ी बुक में कोई भी बंदा ये समझ सके कि कौन से पार्ट में किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आपके घर का एड्रेस है, वो एड्रेस जो है वो आपको बताना पड़ता है, अपने घर का नंबर भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसे की, कि आपने उसको किस तरह लिखा है। तो आउटलाइन जो है वो आपके ऐसे की बैकबोन बन जाती है। वो इस तरह की, अगर आप एक अच्छी आउटलाइन लिख लेते हैं, आपका ऐसे बहुत अच्छा बनता है। मैंने 1 घंटा लगा के, 3 घंटों में से 1 घंटा सिर्फ आउटलाइन पे लगाया था, क्योंकि ये सीधी सी एक बात है कि अगर आप किसी चीज को प्लान अच्छा कर लेंगे, तो आपकी एग्जीक्यूशन का टाइम नेचुरली कम हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को बगैर सोचे समझे लिखना शुरू कर देंगे, तो एक बीच में टाइम आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब आपकी ट्रेन ऑफ थॉट कहाँ जा रही है, अब आपको क्या लिखना चाहिए। तो इसलिए जब कोई लेंथी चीज होती है लिखने के लिए, तो उसमें आउटलाइन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। अच्छा जी, आउटलाइन लिखने के लिए फर्स्ट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स अपने दिमाग में ख्यालात का एक तूफान लाना होता है आपने। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि और मुझे खुशी होगी कि आप में से तीनों जो हैं, आप लोग एक पेन और पेंसिल पकड़ के, ठीक है, अपने दिमाग में कोई भी टॉपिक रख के ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करें अभी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप जो सा भी टॉपिक चूज कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड्स देखें। ठीक है, जिस तरह मैं अपने वाले ही मिसाल लूंगा ताकि अच्छी तरह समझा सकूं। वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, यहाँ पे मुझे दो कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, वाटर क्राइसिस, ठीक है, और नेशनल यूनिटी। अब मुझे इन दोनों कीवर्ड्स के मुताबिक जो जो दिमाग में आ रहा है, वो मैं एक पेज पे लिखता जाऊंगा, और ये पेज नॉर्मली आपकी आंसर शीट का लास्ट पेज होगा। ठीक है, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको जो सैडली आई हैव नेवर सीन एनी टीचर इन द एकेडमी टेल दिस, कि वो ब्रेनस्टॉर्म किस तरह कराते हैं। वो कहते हैं बस जी आप सीधे सीधे सेंटेंसेस लिख लें और फिर उसकी बेस पे आउटलाइन बना लें। ऐसे नहीं होता। जब एक 2500 वर्ड्स का ऐसे होता है, तो आपको आउटलाइन के साथ इंसाफ करना होता है, और उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों करनी है वो मैं आपको बता दिया, कि जब आप शुरू में ही प्लान कर लेंगे, आपकी एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्म करते कैसे? एक तरीका है फ्री राइटिंग, कि आप यूं डैश लगाते हैं, आगे सेंटेंस लिख लेते हैं कोई भी, ठीक है, फिर दूसरा डैश लगाते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। ये फ्री राइटिंग है, यानी इसमें कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा तरीका है वेब प्लानिंग, और इसी से रिलेटेड है क्लस्टरिंग। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्लस्टरिंग और वेब प्लानिंग करें आप। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि आपका जो टॉपिक है ना, ठीक है, ये टॉपिक है आपका, या सॉरी, ये आपका जो टॉपिक है, आप यूं एक सर्कल लगाते हैं, लिटरली एक सर्कल लगाते हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होता है, आप उसको यूं लिखते जाते हैं। जिस तरह पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी कि इसका इंट्रो क्या होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो की आप सोचते हैं कि मैं इसको शुरू कैसे करूंगा, उससे रिलेटेड कोई आइडिया होगा आपके पास। इसी तरह आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, ऑब्वियसली रेलेवेंट होनी चाहिए थोड़ी सी, आप वो लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, यहाँ तक कि आपके आइडियाज खत्म हो जाए। ठीक है,
ये है जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वेब प्लानिंग। ये एक वेब सा बनता जाएगा, ठीक है। क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, वो इस तरह कि आप वेब वेब बनाते हैं इसी तरह, लेकिन उसमें फर्दर आप पॉइंट्स इलाबोरेट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मेरा एक आइडिया आया है कि मैंने वाटर क्राइसिस और नेशनल यूनिटी को लिंक कैसे करना है, तो मेरा जो पहला पॉइंट होगा इस लाइन का दैट वुड बी लिंक वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। उसका सब पॉइंट क्या होगा कि मैं कहूँगा बलूचिस्तान इंसर्जेंसी और उसका इफेक्ट हमारी यूनिटी पे और वाटर पे, डैम्स नहीं बनते, ठीक है। मैं कहूँगा सिंध का प्रॉब्लम यूनिटी का, कि पूरे पाकिस्तान की यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही है वहाँ पे जो चीज़ें, उसकी वजह से वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है। तो ये एक फर्दर एडवांस चीज़ होगी मेरे इस छोटे पॉइंट की। तो ये आपकी क्लस्टरिंग जो है क्लस्टर सा बनता जाएगा एक, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये while you're brainstorming, write down all the facts and figures, statistics, information, anything that you feel is valuable for your essay, because these are the things that would ultimately make your essay stand out। और वो किस तरह stand out करेंगी उसका भी मैं आपको अगले लेक्चर्स में एक टेक्निक बताऊंगा कि ऐसी क्या तरीका है कि आप जब कोई फैक्ट फिगर लिखें, ऐसा ना हो कि वो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर दे। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजिकली आप उसको टारगेट करते हैं एग्जामिनर को, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन, so I would not give it away right now। तो I hope कि you clear with brainstorming, ठीक है। तो brainstorming is just a simple word which means कि जो भी आइडिया आपके पास आ रहा है आप उसको लिखते रहें, and you normally use the last page of your answer sheet for this। और आप उस पर हेडिंग डालें ऊपर रफ वर्क की, नीचे आप यूं ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एंड द एग्जामिनर वुड रियली अप्रिशिएट इट। ये बेसिकली अंग्रेजों का ही तरीका है। मुझे जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर अकेडमीज हैं उनमें आप जाते हैं तो वो आपको बस ऐसे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो आपको ये नहीं, आपकी दिमाग में ये नहीं आता कि जिसकी ज़बान है आप उसका तरीका फॉलो करें। इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ी है बचपन से, बट इट्स नॉट आवर लैंग्वेज, सो वी डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। To understand the technicalities of it, you have to look at the way the people who own the language write it, ठीक है। तो ये आपको, if you go and search on Google, ये जी English outline, so try and open a few links and look at the way they make the outline। तो यहाँ पे people don't think about it कि जी outline एक ज़रूरी चीज़ है और उसको पढ़ना चाहिए हमें। तो उनकी outlines जो हैं उनमें brainstorming हुई भी होती है, वरना आप एक अच्छी outline नहीं बना सकते। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आउटलाइन लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे जो आपने सारे आइडियाज अपने जमा किए हैं इनको आप यूज करेंगे, यूज योर ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कलेक्टिंग आइडियाज, एंड द सेकंड स्टेप नाउ दैट यू डन इट, इसमें आपका नॉर्मली 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। कोई बहुत ही जीनियस आदमी है वो भी 20 मिनट्स उसके एटलीस्ट लगने चाहिए, बिकॉज द लेंथ ऑफ द एसे डिमांड्स दैट योर आउटलाइन शुड एटलीस्ट बी लेंथी इनफ। तो उसमें आपका एटलीस्ट 20 मिनट आपके थॉट्स में लग जाएंगे और आपने परेशान नहीं होना। जब आप ऐसे देंगे आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द लोग फौरन लिखना शुरू कर देंगे। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। वो डेस्परेशन में, या मुझे नहीं पता वाई, बट ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि 3 घंटे आपने एक चीज़ लिखनी है तो बगैर प्लान किए यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। उसमें भी द मेन थिंग इज कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ द 10 टॉपिक्स कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें यू हैव द मोस्ट चांसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द एग्जामिनर विद गुड इंफॉर्मेशन, स्टेटिस्टिक्स, फिगर्स, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट कराएंगी आपके एसे को। ये फैक्ट्स, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन, इनको लिखना किस तरह दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इनको इंक्लूड करना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। अच्छा, यूज योर ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। आप ऑब्वियसली ये आइडियाज जो आपने रफ पेज पे लिखने लास्ट में वो आप यूज करेंगे, और आउटलाइन लिखते हुए आपने सिर्फ क्या करना होता है, ये जो आइडियाज आपने लिखे होते हैं उनको आपने एक स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह देना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो पहली आप चीज स्टार्ट करते हैं किसी भी एसे में, ठीक है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। नॉट इवन इन एन एसे, इन एनीथिंग, बेशक कोई आपका जो बाकी 11 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं,
उनका हर आंसर, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ कि एवरी आंसर टू द क्वेश्चंस in the optionals and compulsory subjects other than English itself, they are a combination of argumentative, descriptive and narrative essays. अगर आप गौर करें, जो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, it's nothing more than an essay. उसमें आपसे कोई सवाल पूछा होता है और जिस तरह आप लिखते हैं उसको, that is exactly like an essay. तो अगर आप ये चीजें समझ जाएं तो इंशाल्लाह आपको उसमें भी हेल्प होगी. ठीक है. अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रक्चर करने में अपनी थॉट्स को? इंट्रोडक्शन. ठीक है. इंट्रोडक्शन वो चीज है जिसको आपका एग्जामिनर पहली दफा पढ़ेगा. वो आउटलाइन देखेगा, पहली चीज तो ये. आउटलाइन के बाद जब वो ऐसे एक्चुअली ऐसे पढ़ना शुरू करेगा, द फर्स्ट थिंग he'd go through would be the introduction. It should be captivating. आपका टॉपिक सेंटेंस, which means the first sentence of your paragraph, it should be a great one. उसमें कोई मेटाफर यूज हुआ हो, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी है, बड़ा आसान सा टॉपिक, मैं इसलिए इसी की एग्जांपल्स दे रहा हूँ. इसको अगर आप एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस देंगे स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, तो वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान वी एक सेकेंड, पाकिस्तान वाज अ गिफ्ट ऑफ great endeavors and sacrifice, but unfortunately some perils or problems came as part of the package. ठीक है. अब इस तरह का कोई सेंटेंस जो मेटाफोरिक हो थोड़ा सा, ठीक, अब मेटाफोरिक बनाते हैं कि the fabric of Pakistan was woven with great sacrifice, but unfortunately some thorns were studded in it when we got it. मतलब इस तरह का कोई मेटाफोरिक क्वालिटी नहीं थी मेरे सेंटेंस में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के बैठेंगे तो आप बना लेंगे अच्छा सेंटेंस. तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा. अच्छा, द टॉपिक सेंटेंस शुड बी अ कैप्टिवेटिंग सेंटेंस जो एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रास्प करे, उसको लगे कि यार ये बच्चा लाइक है. ठीक है. ये बड़ा फैंसी सा बोलने में लगता है टॉपिक सेंटेंस, बट इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी चीज़ का, उसमें आपको आइडिया होता है कि नीचे किस बारे में बात हो रही है, इसीलिए उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इज अ टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि इसमें आप बताते हैं कि आप किस बारे में बात करने लगे. ठीक है. एंड इन द सेम वे आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, दैट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ. इसको थीसिस स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने जो चीज लिखी होती है, आप उसको एक तरह से समराइज कर रहे होते हैं. ठीक है. और साथ साथ ये भी हिंट दे रहे होते हैं कि आगे आप क्या बात करने लगे. ठीक है. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ. अगर आपने स्टार्ट किया है कि इसी तरह के पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात के बाद हमने हासिल किया, लेकिन कुछ चीज़ें हमें उसकी विरासत में मिल गई साथ, जिनमें से एक मसला पानी का था. ठीक है. अब ये एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस है. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की? वो एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो इंतहाई जनरल हो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखा है जो कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और वो ऐसी स्टेटमेंट हो जो आगे हिंट दे. फॉर एग्जाम्पल कि although water crisis is a problem of great significance, it can be countered through national unity. तो अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बड़ा जेनेरिक है, जिसमें ये भी बता दिया कि एक बहुत बड़ा मसला है, और साथ के साथ उसको लिंक भी कर दिया नेशनल यूनिटी के साथ. ये आपने करना है. अगर आप कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसमें मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, तो आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है, इट शुड रिलेट ऑल द कीवर्ड्स. दिस इज अ गुड साइन कि आप अच्छा लिख सकते हैं. इससे एक डायरेक्ट हिंट मिलती है कि ये बंदा अच्छा लिख सकता है, क्योंकि एक ऐसे की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सारे कीवर्ड्स को, जो भी आपका टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है, सब टॉपिक्स जो हैं उसमें, उन सबको आपने रिलेट करना है आपस में. तो इसीलिए वो ऐसे टॉपिक्स देते हैं जिनमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं. अच्छा, टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट बड़ी फैंसी सी टर्म्स हैं, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया कि इनमें बेसिकली मतलब क्या है. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के बाद आप पैराग्राफ्स पे आते हैं. अब इंट्रोडक्शन की जो लेंथ है वो आपकी 1/5 होनी चाहिए टोटल ऐसे की. ठीक है. क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके ऐसे का फेस है वो,
ठीक है, and if you don't write a good introduction, it's very probable that the examiner would just skim through and he wouldn't peruse your essay. उल्टा वो एक perfunctory सी glance मारेगा, बस वो देखेगा कि बस अच्छा ठीक है लिखा हुआ। अच्छा, let's move to the next paragraph. अब ये पैराग्राफ पैरा 1 जो है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बाद जो पैरा आया है। अब ये आइडिया 1+2 है, यहाँ पे जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, ठीक है, ये इसमें आपके पॉइंट्स थे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो, कुछ आइडियाज होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उनको आपने लिंक कर लिया। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। जब हम एक्चुअली एसेज बैठ के लिखेंगे उसमें आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। और हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे इनपुट लेते हैं कि किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, और फिर वो साथ साथ बैठ के लिखते हैं, साथ साथ एक एक पैराग्राफ लिखते हैं, डिफरेंट उनको ऑप्शन देते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस है, ये भी एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस है, तो इनसे सब लिखवाते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो इंग्लिश की इंग्लिश ऐसे की तैयारी मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी, इसकी तैयारी नहीं होती, हाउ वेल ऑर्गेनाइज, बस आपको। तो अब पैरा इज इक्वल टू आइडिया 1+2, इसका क्या मतलब है? आइडिया एक भी हो सकता है, उसमें दो भी हो सकते हैं, 3 4 जितने मर्जी, डिपेंडिंग कि वो कितना बड़ा आइडिया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंटी स्टेट एलिमेंट्स की बात करूं नेशनल यूनिटी में, ठीक है, ये नेशनल यूनिटी जो है वो ख़राब होती है। एंटी स्टेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस तरह इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, वो लोग फंड करते हैं ऐसे ग्रुप्स को जो इंसर्जेंसी फैलाते हैं, ठीक है। तो अब ये आइडिया जो है बड़ा आइडिया है बहुत। जब मैं कहता हूँ ना कि नेशनल रोल ऑफ एंटी स्टेट एलिमेंट्स इन नेशनल यूनिटी, ठीक है, रोल ऑफ एंटी स्टेट एलिमेंट्स इन नेशनल यूनिटी। अब ये मेरा फर्स्ट करें ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक मेरा क्लस्टरिंग में एक बड़ा आइडिया, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, तालिबान, आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो दिस वुड बी एन एंटायर पैराग्राफ इन इटसेल्फ। तो दिस वुड जस्ट बी, ये क्या बन जाएगा फिर? एक पैरा इज इक्वल टू एक आइडिया, ठीक है। तो आपने देखना है कि ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, उनको आपने एक ही पैराग्राफ में रखना है या फिर स्प्लिट कर दो में। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप पहले एक आइडिया की बात करके फिर एक और आइडिया चेंज करके फिर दोबारा उसी आइडिया से रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हो। तो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। इसमें फिर आपकी ट्रेन ऑफ थॉट डिस्टर्ब हो जाती है। और ये इंशाल्लाह कैसे बचेंगे? ऐसे कि आपने अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, ठीक है, और आपने ऑर्गेनाइज करना है उन थॉट्स को अपनी आउटलाइन में। आउटलाइन लिखने का तरीका जो है वो एक्चुअली लिखते किस तरह है वो अगले लेक्चर में होगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में एक जेनेरिक बात होनी चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में, और आपने कीवर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर देना। फिर पैराग्राफ्स क्या होंगे? दे आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग आइडिया, एन आइडिया और आइडियाज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ डीप एन आइडिया इज, हाउ मच यू कैन एक्सपैंड इट। तो वो फिर एक पैराग्राफ में आप मल्टीपल आइडियाज भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू रिलेट आइडियाज फॉर द सेम पैराग्राफ? आई जस्ट एक्सप्लेन इट कि इफ टू आइडियाज आर रिलेटेड, अब दो आइडियाज दिए हैं फॉर एग्जांपल एंटी स्टेट एलिमेंट्स में, देयर आर 3 आइडियाज के जी। एक मेरा इंडिया से रिलेटेड है, एक मेरा बलूचिस्तान की अपनी इंटरनल इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, एक मेरा अमेरिका की फंडिंग से रिलेटेड है, और एक मैं कहता हूँ कि जी तालिबान वहाँ पे वो कर रहे हैं जो भी कर, ठीक है। अब यहाँ पे these are 3-4 ideas which are related to national unity। तो मैं इन सारे आइडियाज़ को एक पैराग्राफ में लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने पैरा 2 इज इक्वल टू 3 4 5 किया हुआ कि आइडिया नंबर 3 4 5 आपस में रेलिवेंट थे। तो मैंने टॉपिक सेंटेंस क्या लिखा कि although the world thinks that national unity is entirely dependent on internal insurgency, but anti-state elements are also involved। अब ये मेरी एक टॉपिक सेंटेंस आ गई जिसमें पता चल रहा है कि अब बंदा इस पैराग्राफ में क्या बात करेगा। और इसमें
आइडिया 3, 4, 5 इंडिया, अमेरिका, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, 3-4 जो हैं, मैं सब को इसमें स्टेट करूँगा, ठीक है। और इसमें मैंने टॉपिक सेंटेंस अगेन एक ऐसा बनाना है जो प्रोवोक करे रीडर को कि यार इसमें क्या लिखा है इसमें, तो वो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। अच्छा जी, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होती है? दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज डेप्थ, और आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है दैट इज टाइम कंस्ट्रेंट, कि आपके पास जो मेरी आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना टाइम की, जो मैं कहता हूँ आप किसी एक टाइम पे रहेंगे, जो चीज़ उसका होता है वो होनी चाहिए 1 घंटा आपका इंटायरली आउटलाइन और जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन है लिखने उसमें लग जाए, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो नेक्स्ट 2 आवर्स हैं, क्योंकि आपने क्वालिटी वाले आइडियाज़ और सब कुछ ऑर्गेनाइज करके एक आउटलाइन बना ली होगी 2 पेज की, आप जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे 2 घंटे में आप वो सारे आइडियाज़ बड़ी खूबसूरती से ऑर्डर में लिख लेंगे। उससे आपके ऐसे की क्वालिटी और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, तो आप ये प्लीज़ माइक बंद करिए। आपने ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें। जो भी काम सोच के किया जाता है वो हमेशा कामयाब होता है। मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि मैं आईफोन की ऐप्स बनाता हूँ, ठीक है। मेरी डिग्री जो है सॉफ्टवेयर की थी, तो हमने पूरी 4 साल में ये सीखा कि 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू प्लान so that you just need 20% of the time to execute। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ। अभी जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं, तो कई दफा आपको ऐसा महसूस होता है कि यार इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, या ये चीज बड़ी तंग करती है। तो वो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि प्लानिंग के दौरान उस बनाने वाले ने ये नहीं सोचा होता कि शायद मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि उसने जल्दी की होती है एक तरह से। तो अगर ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी ऐप्स भी हैं दुनिया में जिनको सोचने में, प्लानिंग में पूरा पूरा साल लगा, और जब उनको बनाने पे आए तो वो 1 महीने में बन गई, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि मैंने जब किया था CSS, आई डेंट क्विट माई जॉब, आई जस्ट अप्लाइड द सेम प्रोसेस टू स्टडी CSS। मैंने क्या किया, आई अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स, मैंने सारे पास पेपर्स निकाल लिए, ठीक है, उनमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स की तैयारी शुरू कर दी, एंड आई क्लियर्ड द एग्जाम विद 649 मार्क्स। और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इनक्रेडिलस, बट दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। तो इट्स सिंपली अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की पहली चीज ये है कि ऐसे में आप प्लान करें, और 1 घंटा आप आराम से ये दिमाग में रखें कि आपने जल्दी में नहीं करनी, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने फुल अच्छे तरीके से करनी है। और आउटलाइन जो आप लिखेंगे उसका भी एक फॉर्मेट है, इंडेंटेशन के साथ स्पेस होती है, और बड़ी अच्छी तरह जो आप लिखते हैं वो शायद आपको मैम वर्दा ने दिखाई हो, बट अगले लेक्चर्स में जब हम खुद लिखेंगे आउटलाइन तो उसमें हम उसको इन डेप्थ देखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, उसमें पार्ट्स क्या होते हैं, वो हमें आई होप क्लियर हो चुकी है। अब since this was just an orientation lecture and I honestly did not prepare anything, but I just wanted to give you an idea कि this is how it's going to be। तो आपके कोई questions हैं प्लीज तो बारी बारी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, and I'm ready to answer them। मैं आपके अनम्यूट कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद कर लें। बारी बारी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सुनील। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मुझे सब क्लियर है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट की जो लेंथ है वो एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, और ये जो पैरा 1 पैरा 2 आपने बताया ये काइंडली एलाबोरेट कीजिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस। उस सेंटेंस का नाम थीसिस स्टेटमेंट होता है वो एक नॉर्मल सेंटेंस है। जिस तरह मेरा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसका टॉपिक सेंटेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किलात के बाद मिला था, लेकिन कुछ चीजें मसाइल जो थे वो हमारे पार्ट ऑफ द पैकेज थे, ये एक